हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति के बारे में पढ़ाया था। उसकी जो फिर राष्ट्रपति की बची हुई शक्तियाँ हैं, आज मैं आपको पूरी पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, इसमें पहली शक्ति हो जाती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इसके बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश और राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं, इनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर एक अगला इसमें प्रोविजन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से या उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है कि हमारे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं? तो इसके लिए एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143, इसमें लिखा है कि हमारे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से या सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। अर्थात हमारे राष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को माने या ना माने, ये हमारे राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला प्रावधान देखिए इसमें, या अगली शक्ति देखिए हमारे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की गई है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। अब ये किन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति या कौन कौन सी सजा को माफ़ कर सकते हैं? तो देखिए इसमें कि अगर सजा सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई है तो भी हमारे राष्ट्रपति इसे क्षमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा क्या है, तो यदि कोई अपराध है तो अपराध के लिए भी सजा जो दी गई है उसको भी हमारे राष्ट्रपति माफ़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला क्या है इसमें, तो अगला इसमें आ जाता है कि मृत्यु दंड दिया गया हो, मतलब फांसी की सजा दी गई हो। तो इस प्रकार की अगर कोई सजा दी गई है तो हमारे राष्ट्रपति इससे माफ़ करते हैं और राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में प्रदान की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, तो जो क्षमादान की शक्ति हमारे राष्ट्रपति को दी गई है, तो इन क्षमादान की शक्ति को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसके 5 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, पहली हो जाती है क्षमा करना। अब ये क्षमा करना का मतलब क्या होता है? तो जब हमारे राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो फांसी की सजा दी गई है या उसे मृत्यु दंड दिया गया है, तो यदि हमारे राष्ट्रपति उसे माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने क्षमा किया है, ऐसा माना जाता है कि अब वह बिल्कुल स्वतंत्र है, अब वह दोष मुक्त हो चुका है। आ रहा समझ में? और फिर वह भी एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये क्षमा का अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है लघुकरण। अब लघुकरण का अर्थ क्या हो जाता है? तो लघुकरण का मतलब होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, कि सजा को छोटी करना। अब सजा को छोटी कैसे की जाती है? तो मान लीजिए किसी को कठोर कारावास हुआ है, किसी को कठोर कारावास हुआ है या सश्रम कारावास की सजा दी गई थी, तो फिर हमारे राष्ट्रपति क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति उसका लघुकरण कर सकते हैं। लघुकरण का मतलब होता है सजा को छोटी करना। तो सजा को छोटी कैसे किया जाएगा? तो जैसे किसी को कठोर कारावास हुआ है तो कठोर कारावास को किस में बदल देंगे हमारे राष्ट्रपति? साधारण कारावास में। तो ये भी हमारे राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। तो साधारण कारावास को कठोर कारावास को हमारे राष्ट्रपति साधारण कारावास में बदल देते हैं। ये शक्ति हमारे राष्ट्रपति को दी गई है और राष्ट्रपति की यह शक्ति लघुकरण कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? तो लघुकरण में क्या हो गया कि सजा को छोटी करना, मतलब कठोर कारावास है तो उसको साधारण कारावास में बदल देना। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर तीसरी कौन सी है? तो तीसरी होती परिहार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो परिहार का मतलब हो जाता है कि सजा की प्रकृति वही रहेगी लेकिन इसका समय थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो
तो इसे हम कहते हैं परिहार। इसका मतलब क्या हो गया, तो जैसे मान लीजिए कि किसी को 5 साल का कठोर कारावास हुआ है, ठीक है, किसी को 5 साल का कठोर कारावास हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारे राष्ट्रपति ये जो 5 साल का कठोर कारावास है इसका टाइम ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन कम कर देते हैं, इसका समय राष्ट्रपति कम कर देते हैं। तो 5 साल से घटाकर इसको कितना कर देंगे, 3 साल, लेकिन जो सजा की प्रकृति है वही रहेगी, ठीक है, सिर्फ समय कम किया है राष्ट्रपति ने, और क्या हो जाएगा, इसमें सजा वही रहेगी, वही कठोर कारावास की सजा रहेगी, बस थोड़ा सा समय परिवर्तित किया है या थोड़ा समय कम किया गया है, मतलब 5 साल से घटाकर उसको 3 साल कर दिया है, तो इसे कहा जाता है परिहार। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है विराम। अब विराम में क्या होता है, तो विराम का मतलब होता है रोकना, आ रहा समझ में, तो रोकना क्या है, तो जब मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति हो कि उस स्थिति में दोषी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सज़ा को रोक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी महिला को फांसी की सज़ा हुई है और वह उस समय गर्भवती है, तो उस समय कुछ समय के लिए उस सज़ा को रुकवा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे हम कहते हैं विराम। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि जिस महिला ने अपराध किया है और उसको फांसी सजा हुई है वह तो ठीक है, लेकिन उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका तो कोई दोष नहीं है, तो इसलिए जब तक डिलीवरी नहीं होगी, ठीक है, तब तक उस गर्भवती महिला को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है, और कुछ समय के लिए राष्ट्रपति इसको रोकने की अनुमति या रोकने के लिए कह देते हैं। तो जब राष्ट्रपति इसको रोकने का आदेश दे देते हैं तो उसे कहा जाता है विराम। फिर इसके बाद में अगला जाता है प्रविलंबन। अब प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, तो प्रविलंबन में हमारे राष्ट्रपति सजा को, फांसी की सजा को टाल देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रविलंबन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ कितनी प्रकार की हैं, तो 5 प्रकार आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ आ जाती हैं, तो सबसे पहला आपको ये याद रखना होगा कि जो राजदूत होते हैं, तो इन राजदूतों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राजदूत की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये जो राजदूत होते हैं तो राजदूत की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में जितने भी विदेशों के साथ संधि, समझौते, करार किए जाते हैं, ये सभी संधि, समझौते, करार हमारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो विदेशों के साथ जितने भी संधि, समझौते और करार किए जाते हैं, तो ये सभी संधि, समझौते और करार ये सब हमारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सभी शक्तियाँ किस नाम से जानी जाती हैं, तो ये सभी शक्तियाँ कूटनीतिक शक्तियों के नाम से जानी जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली शक्ति देखिए राष्ट्रपति की, तो अगली शक्ति आ जाती है सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति का मतलब क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख को क्या क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे जो थल सेना होती है, तो थल सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं, इसको हम जनरल कहते हैं। इसके बाद फिर जो वायु सेना होती है, तो वायु सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं, इसको एडमिरल कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं चीफ एयर मार्शल, इसको कहा जाता है चीफ एयर मार्शल, इसको कहा जाता है। इसके बाद फिर जो नेवी होती है, नौसेना, जो नौसेना होती है, इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, तो इसके का प्रमुख को कहा जाता है एडमिरल। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो तीनों सेनाएं होती हैं और इन तीनों सेनाओं के प्रमुख, और इसके बाद में चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तो जो जिसको हम CDS कहते हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर हमारे राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं को आदेश दे सकते हैं, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं, तो ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं। याद रखेंगे आप, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन
कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं, तो ये हमारे राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये याद रखना, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे अगली शक्ति आ जाती है हमारे राष्ट्रपति की, आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है हमारे संविधान के द्वारा। तो ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। अब इनको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपातकाल का मतलब क्या होता है। तो जब हमारे भारत में आपात की स्थिति उत्पन्न होती है, आपात का मतलब क्या हो जाता है, संकट। तो जब हमारे भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो इन संकट की घड़ी में, इस आपात की स्थिति में हमारे राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा। अब संकट किस प्रकार का उत्पन्न होगा, तो ये इसमें अपन आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत अपनी 3 प्रकार की शक्तियों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहली शक्ति हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो जाता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरी शक्ति हो जाती है वित्तीय आपातकाल। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है, और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। तो देखिए इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, और जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो सबसे पहली बात तो ये फ्रेंड कि आपको ये ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, तो इसका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 352 में इसका प्रावधान किया गया है। अब जब हमारे भारत में या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति इस आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा क्यों करते हैं। तो इसका आधार क्या होगा, तो इसके 3 आधार आपको ध्यान रखना होगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन कारणों से करते हैं, ये किस कारण से राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये 3 आधारों पर। तो 3 आधार कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है बाह्य आक्रमण। क्या हो जाएगा, बाह्य आक्रमण। अब इस बाह्य आक्रमण का मतलब क्या होता है कि जब कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रपति इस आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है कि युद्ध हो जाए। क्या हो जाए, युद्ध हो जाए। तो हो सकता है कि भारत का और किसी दूसरे देश का युद्ध हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। इसके बाद फिर तीसरा आधार क्या है, तो तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। तो इन आधारों पर हमारे भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये किन परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब तक हमारा मंत्रिमंडल लिखित में नहीं देगा, तब तक हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कैसे करेंगे हमारे राष्ट्रपति, तो जब मंत्रिमंडल, ठीक है, जब हमारे केंद्र का मंत्रिमंडल लिखित में देगा, तो मंत्रिमंडल द्वारा जब लिखित में दिया जाता है, तो फिर इस स्थिति में हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले ये मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में देने का प्रावधान नहीं था, एक संविधान संशोधन किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो 44वां संविधान संशोधन 1978, तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति जब तक हमारे मंत्रिमंडल, केंद्र का मंत्रिमंडल जब तक लिखित में नहीं देगा, तब तक हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकते। ये इसमें प्रावधान किया गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसी के साथ फिर एक शब्द और जोड़ दिया गया था, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह। तो ये सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर पहले क्या आता था, तो पहले आंतरिक अशांति शब्द आता था, और इस आंतरिक अशांति के स्थान पर ध्यान रहे कि जो आंतरिक अशांति शब्द था, इस आंतरिक अशांति के स्थान पर किस शब्द का उपयोग किया गया,
सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। तो तब से हम देखते हैं कि 1978 के बाद से अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं। आ रहा समझ में? अब ये ऐसा क्यों किया गया, तो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी आपको सुनना चाहिए। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो इंदिरा गांधी की सरकार जब प्रधानमंत्री रहती, मतलब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो उस समय यह देखा गया था कि इंदिरा गांधी ने इनसे कहा था राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी थी, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर। तो उस समय यह प्रावधान किया गया था कि नहीं, अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह शब्द का उपयोग किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो सशस्त्र विद्रोह का मतलब क्या हो जाता है, जब जनता शस्त्र लेकर रोड पर आ जाती है, सड़क पर आ जाती है, जैसे तलवार लेकर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। और राष्ट्रपति कब उद्घोषणा करेंगे, जब तक हमारा मंत्रिमंडल लिखित में नहीं देगा तब तक हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर क्या हमारे भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई है, तो ध्यान रखिए अभी तक हमारे भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा चुकी है। तो ये 3 बार कब कब की गई है, ये देखिए इसमें। तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा अभी तक हमारे भारत में की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, ये 3 बार की जा चुकी है फ्रेंड। तो 3 बार कब कब, तो पहला 1962 में। तो 1962 में क्यों हुआ, जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, तो उस समय भी हमारे भारत में ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई थी। फिर इसके बाद में दूसरी बार कब हुआ ऐसा, तो दूसरी बार 1971 में 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारत पाक युद्ध, ठीक है, भारत पाक युद्ध, तो इस समय भी इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। फिर तीसरी बार कब हुई थी, तो तीसरी बार 1975 में, 1975 में, तो किस आधार पर, तो उस समय जो आंतरिक अशांति हुई थी, तो आंतरिक अशांति के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी, ठीक है। तो फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि जब इमरजेंसी खत्म होती है हमारे भारत में, तो 1975 से इमरजेंसी स्टार्ट होती है, 1977 तक चलती है। और जब 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई, तो फिर 1978 में 1978 में एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, और उसमें फिर ये आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया, और इसके स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसके स्थान पर सशस्त्र शब्द का या सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो जब भारत में किसी राज्य में या किसी राज्य क्षेत्र में जब जनता हाथों में तलवार लेकर, शस्त्र लेकर विद्रोह करने लगे, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। मतलब हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये हमारे राष्ट्रपति को अधिकार है, शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 352 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर इसके प्रभाव क्या होंगे और कब तक यह प्रवर्तन में रहेगी। तो जब हमारे राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब जैसे राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेंगे तो 1 महीने तक ये प्रवर्तन में रहती है, और हमारी संसद चाहे तो इसको 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो अगले 6 महीने तक यह प्रवर्तन में रह सकती है। और अगर सरकार या और हमारी संसद इसको बढ़ाना चाहती है तो संशोधन करके या बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और अगले 6 महीने के लिए इसे बढ़ा सकती हैं। तो ये इसको हमारी संसद बढ़ा सकती है समय के अनुसार। इसके बाद फिर जिस राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात कर रहे हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे, तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर देते हैं तो इसके कुछ प्रभाव होते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव यह होगा कि जैसे ही हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, तो इसमें हमारी सरकार के द्वारा या फिर हमारे राष्ट्रपति जैसे उद्घोषणा करते हैं, तो इसका प्रभाव ये होगा कि कुछ मूल अधिकार, जो मूल अधिकार होते हैं उनका निलंबन हो जाता है, मूल अधिकारों का निलंबन। तो कुछ मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर।
तो जो मूल अधिकार हैं इनका भी निलंबन हो जाता है, इनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो जिनका निलंबन नहीं होता है उनके नाम भी उनके आपको याद रखना होगा, निलंबन नहीं। तो किसका निलंबन नहीं होता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इनका निलंबन नहीं होता। बाकी जो अनुच्छेद है या बाकी जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला प्रभाव क्या हो जाता है, तो अगला प्रभाव ये होगा कि जो भी राज्य की सरकारें काम कर रही हैं, जितनी भी राज्य सरकारें हैं, ये सभी राज्य सरकारें किसके नियंत्रण में आ जाती हैं, तो ये केंद्र सरकार के या संघ के नियंत्रण में आ जाती हैं। आ रहा समझ में। अब ध्यान रहे कि इस समय की जो राज्य की सरकारें हैं ये निलंबित नहीं होगी, लेकिन इनको संघ के नियंत्रण में, केंद्र के नियंत्रण में रहकर काम करना होगा। ये इसके प्रभाव होते हैं किसके, राष्ट्रीय आपातकाल के, ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में तो ये बताया मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसके बाद में आते हैं दूसरा, राज्य में आपातकाल। और जो राज्य में आपातकाल होता है उसी को हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें अगला, राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल। राष्ट्रपति शासन, इसी राष्ट्रपति शासन को एक नाम से और जानते हैं, राज्य में आपातकाल। और यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है, तो आर्टिकल 356 में, अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राज्य में आपातकाल किस कंडीशन में लागू होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। आ रहा समझ में, जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं या तत्संबंधी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। ठीक है, अब संवैधानिक तंत्र विफल कैसे, तो जैसे हम देखते हैं कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ठीक है, सरकार अल्पमत में आ गई है और कोई सा भी दल, कोई सी भी पार्टी बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रही है। फिर इसके बाद में ज़्यादा वहाँ पर अपराध को बढ़ावा मिल रहा है और सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इसके बाद फिर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, चरम पर आ गया भ्रष्टाचार, फिर भी सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब राज्य सरकार ढंग से काम नहीं कर पाती है, राज्य सरकार का या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में वहाँ का जो भी राज्यपाल होगा, तो राज्यपाल हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और फिर इनकी सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर हमारे राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं, जिसको हम अपनी सरल भाषा में ये राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में जो राष्ट्रपति शासन होता है, तो राष्ट्रपति शासन की जब उद्घोषणा होती है, ठीक है, जब इसकी उद्घोषणा होती है तो यह कितने समय तक प्रवर्तन में रहता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब इसकी उद्घोषणा होगी तो इसका जो प्रवर्तन रहता है वो लगभग 2 माह का रहता है। जैसे राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा की है तो कितने महीने तक प्रवर्तन में रहेगा, ये 2 महीने तक प्रवर्तन में रहता है। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए कि इसको आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए क्या होगा, तो आगे बढ़ाने के लिए जो संसद होगी हमारी, तो संसद इसको आगे बढ़ा सकती है, 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। फिर इसके बाद में अगले 1 साल के लिए बढ़ा सकती है, फिर और अगले 3 साल के लिए बढ़ा सकती है। अगर इससे और ज़्यादा बढ़ाना होगा तो फिर संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, तो इसमें सरकार बढ़ोतरी, जो हमारी संसद होती है, तो संसद राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में जिस राष्ट्रपति शासन की अपन बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था या कहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले 1951 की बात है, 1951 की। तो 1951 में इसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी सबसे पहली बार, तो पंजाब में। सबसे पहले इसकी उद्घोषणा कहाँ पर की गई थी राष्ट्रपति शासन की, तो पंजाब में पहली बार इसकी उद्घोषणा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। अब इसके बाद में ये जो राष्ट्रपति शासन है इसका प्रभाव क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वहाँ की सरकार पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ भी जिस राज्य में ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ की सरकार, राज्य सरकार किसके पूर्णतः नियंत्रण में आ जाती है,
तो ये पूर्णतः केंद्र सरकार के संघ सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। ये इसका प्रभाव होता है जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में। अब इसके बाद फिर जब ये राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो फिर वहाँ की जो राज्य सरकार है पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। जब हमारी संसद चाहेगी तब उसका बजट पेश होगा। सारे कार्य हमारी केंद्र सरकार के संघ सरकार के देखरेख में सारे काम होंगे। ठीक है, फिर राज्य सरकार अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती। ये इसका प्रभाव होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, राष्ट्रपति शासन का। फिर इसके बाद में हमारे भारत में अभी तक सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक कहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा था या कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो जम्मू कश्मीर में। अभी तक सबसे ज़्यादा, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगाया गया है, तो याद रखना होगा आपको जम्मू कश्मीर में। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा था, तो आपको ध्यान रखना होगा पंजाब में। और अगर पूछे कि लंबे समय तक कहाँ पर रहा था, तो ध्यान रखना होगा फ्रेंड लंबे समय तक, तो सर्वाधिक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में ये राष्ट्रपति शासन लगा था। ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात हुई राष्ट्रपति शासन की। अब इसके बाद में राष्ट्रपति शासन के बाद में आ जाते हैं फिर वित्तीय आपातकाल के बारे में। देखिए अगला आ जाता है वित्तीय आपातकाल। अब जो वित्तीय आपातकाल होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 360 में। तो आर्टिकल 360 में इसका प्रावधान किया गया है वित्तीय आपातकाल का। ये ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में जो अनुच्छेद 360 है या वित्तीय आपातकाल है, इसका मतलब होता क्या है, तो इसका अर्थ यह होता है कि जब हमारे भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, हर समझ में, या जब भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या जब भारत की साख, ठीक है, तो जब भारत की साख खराब होने लगती है, क्रेडिट खराब होने लगती है, आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, कुछ सरल भाषा में कहें तो जब रुपया पैसा भारत में खत्म हो जाता है। तो जब भारत सरकार के पास पैसा खत्म होगा, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है या भारत पर आर्थिक संकट मंडराने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर देते हैं वित्तीय आपातकाल की। किस अनुच्छेद के तहत, 360 के तहत। ठीक है, अब इसके बाद में जब इसको पहली बार राष्ट्रपति उद्घोषणा इसकी करते हैं या जब भी इसकी उद्घोषणा की जाती है, तो ये कितने महीने तक प्रवर्तन में रहेगा, तो यह भी 2 महीने तक प्रवर्तन में रहता है। और हमारी संसद चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में क्या अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है, तो अभी तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक बताइए कौन सा आपातकाल है जिसकी उद्घोषणा नहीं हो पाई है, तो अभी तक हमारे भारत में ये वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा भी एक भी बार नहीं की गई है। आ रहा समझ में, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या होगा फ्रेंड, तो ये प्रभाव आपको याद रखना होगा। तो प्रभाव क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी में या इनके वेतन में कटौती की जाती है। ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर हमारी केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इन सभी के ध्यान रखना। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी और इसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं, इन सभी के वेतन में या इनकी सैलरी में कटौती कर दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि वेतन में कटौती, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। वेतन में कटौती कर ली जाती है। अब कितनी कटौती की जाएगी, ये तो फिर उस समय वित्तीय आपातकाल के दौरान ही, ठीक है, फिक्स किया जाता है कि कितने वेतन में कटौती होगी, ये तो उसी समय निश्चित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद और क्या होगा, तो जब वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा हो जाती है तो हमारी केंद्र सरकार राज्यों को आर्थिक संबंधी निर्देश दे सकती है। ठीक है, कि सोच समझकर पैसा खर्च करना है, अपव्यय नहीं करना है। तो ये सारी बातें, ये सारे निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकती है।
बाकी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी तक हमारे भारत में एक भी बार ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कई बार हमारे भारत पर भी आर्थिक संकट आया था, जैसे 1991 में भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उस समय ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये समाप्त हो जाती हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं, तो कौन कौन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं इनके बारे में आपको मैं बताता हूं। तो देखिए, हमारे भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना होगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया था। बाकी इनके बाद में फिर ऐसी एक परंपरा सी बन गई है कि एक बार जो भी राष्ट्रपति बनते हैं वह दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए खड़े नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, हमारे भारत में कोई भी कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी परंपरा से बन गई है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार कार्यकाल पर अपने पद पर कार्य इन्होंने किया है। बाकी इनके बाद में जितने भी राष्ट्रपति हुए सब एक एक बार ही अपने पद पर रहते हुए इन्होंने काम किया है, तो एक ही कार्यकाल के दौरान इन्होंने काम किया। इसके बाद फिर यह हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रमुख कार्य भी किया था और इसीलिए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी कहलाए। और फिर इसके बाद में इन्हें 1962 में 1962 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ये ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर दूसरे राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए और ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। तो ध्यान रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद में फिर इनका जो जन्म होता है, तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के 5 सितंबर जो इनका जन्म दिवस है, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में 1954 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए अगला, तो इसीलिए एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार भारत रत्न किसको दिया गया था, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, तो ध्यान रखें आप। इसके बाद फिर अगले राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है फ्रेंड, तो इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो देखिए आप। तो ये हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वे पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ये भारत के सबसे प्रसिद्ध ये तबला वादक भी थे। तो राष्ट्रपति तो थे, साथ साथ ये तबला वादन का कार्य भी करते थे, तबला बजाते थे ये, तो तबला वादन में बहुत फेमस थे ये, इनका नाम आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद में उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। ये पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे और जब उपराष्ट्रपति के पद पर थे तो उसी समय जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है। तो इनकी डेथ के बाद में ये राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं
कौन? बीबी गिरी। तो याद रहे कि हमारे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद में, बीबी गिरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फिर राष्ट्रपति के रूप में, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो ये कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बीबी गिरी के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो आपको ध्यान रखना होगा 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक मोहम्मद हिदायतुल्ला, जो कि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था कार्यवाहक के रूप में। तो आपको पता होगा कि यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पर कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो फिर इनकी एक पैनल होती है। तो इनकी पैनल में जो भी सीनियर होता है, वरिष्ठ होता है, वह राष्ट्रपति के पद पर काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ऐसे ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हमारे भारत के बीबी गिरी हुए। उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये हमारे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगले राष्ट्रपति का नाम आता है, चौथे नंबर के राष्ट्रपति बीबी गिरी। तो बीबी गिरी ये हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 1974 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और इनका पूरा नाम क्या मिलता है? तो इनका पूरा नाम हमें वराहगिरी वेंकटगिरी नाम मिलता है। इसके बाद में इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी। ठीक है, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। तो इनके समय में दूसरी बार मतगणना करवानी पड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये हमारे भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इन्हें 1975 में 1975 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड सब। इसके बाद फिर अगले राष्ट्रपति होते हैं 5वें नंबर के फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद ये हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति हुए और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए यहाँ पर। तो फखरुद्दीन अली अहमद ये हमारे भारत के 5वें राष्ट्रपति थे और ये हमारे भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए डेथ होती है, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। जबकि पहले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? तो बी.डी. जत्ती को बनाया गया था। और जो बी.डी. जत्ती है इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बी.डी. का फुल फॉर्म होता है बासप्पा धनप्पा जत्ती, ये इनका नाम होता है। तो फिर ये ये फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए। इनसे पहले 2 हो चुके हैं, एक बीबी गिरी हो गए थे और डॉक्टर ये मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये 2 हमारे भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति हो चुके थे। तीसरे नंबर के ये हुए बी.डी. जत्ती, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर फखरुद्दीन अली अहमद ये हमारे भारत के सेकंड प्रेसिडेंट या दूसरे राष्ट्रपति हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। अब इसके बाद फिर अगले राष्ट्रपति का नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी है ये हमारे भारत के 6 नंबर के या 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे और ये हमारे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात कि ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद में ये हमारे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार या पहली बार इनको विफलता मिली थी, लेकिन दूसरी बार ये उम्मीद बनाए जाने के बाद ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वे पहली बार चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो इन्हें सफलता नहीं मिली
और जब दूसरी बार चुनाव में खड़े हुए तो इन्हें निर्विरोध चुना गया। आ रहा समझ में? ये हमारे भारत के इससे पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगले राष्ट्रपति का नाम आता है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ये हमारे भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो पहला फैक्ट इसमें देखिए कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे और इसके बाद में केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे थे, ये ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद में इन्हीं के समय में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक लाया जाता है और इस पर इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इन्होंने जेबी वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तो इस जेबी वीटो का इस्तेमाल करने वाले या इसका उपयोग करने वाले ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इनके कार्यकाल, तो इनके कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी थी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इसके बाद में इंदिरा गांधी की हत्या की गई और 1984 में 1984 में सिख दंगे हुए थे। तो उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति ये ज्ञानी जैल सिंह थे, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का नाम आता है आर वेंकटरमन। ये हमारे भारत के 8वें नंबर के राष्ट्रपति हुए और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था आर वेंकटरमन का। अब इसके बाद में जो आर वेंकटरमन थे तो ये 84 से लेकर 87 तक ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और ये हमारे भारत में एक भारतीय वकील भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इसके बाद में महान ये बहुत बड़े राजनेता भी थे। इसके बाद में इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद में या राष्ट्रपति कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलाई थी, क्योंकि बार बार सरकारें गिरी थी, बार बार सरकार अल्पमत में आई थी, तो इस कारण से इन्होंने अपने कार्यकाल में ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। जैसे बीबी गिरी जैसे हमारे भारत में अपन देखते हैं बीपी सिंह की सरकार, फिर इसके बाद फिर अपने ये नरसिम्हा राव, इसके बाद फिर इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा, इस प्रकार से इनकी सरकार बदली थी प्रधानमंत्रियों की। तो उस समय सबसे ज़्यादा शपथ इन्होंने ही दिलाई थी प्रधानमंत्रियों को, तो ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी? तो ये थे आर वेंकटरमन। इसके बाद फिर अगले जाते हैं 9वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम आता है और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो देखिए इसमें पहला इनका फैक्ट, तो ये अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखना। ये पहले उपराष्ट्रपति थे फिर बाद में राष्ट्रपति बने। तो उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के, और राष्ट्रपति कौन से नंबर के हुए? 9वें नंबर के, ये ध्यान रखना होगा। और इसके बाद फिर 1952 से लेकर 56 तक ये भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे, तो ये ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोपाल के मुख्यमंत्री कौन थे जो भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर 1956 से, तो 1956 से 67 तक ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे और 1956 से 1967 तक कैबिनेट मिनिस्टर इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहुत सारी उपलब्धियां प्रदान की थी, जिसे लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन कहते हैं। ये अवार्ड इनको दिया गया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को, तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह अवार्ड किस राष्ट्रपति को दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है, तो अगला है के आर नारायण। तो के आर नारायणन ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे भारत के। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है
और ये हमारे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, ये ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो के आर नारायण थे ये हमारे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे और ये मलयाली व्यक्ति थे। ये पहले मलयाली व्यक्ति थे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे, आपको ध्यान रखना होगा। और ये लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले भी पहले राष्ट्रपति हुए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर नेक्स्ट राष्ट्रपति का नाम आ जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये हमारे भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। और इसके बाद में ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे। हमारा समझ में इससे पहले कोई भी वैज्ञानिक हमारे भारत में राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ये भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो पहले वैज्ञानिक थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए पहला इसमें फैक्ट आपको याद रखना होगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो क्यों मिसाइल मैन कहा गया था? क्योंकि हमारे भारत में मिसाइल बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। और ये पहले वैज्ञानिक थे जो हमारे भारत में इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से भी जीते थे। आ रहा समझ में? तो ये वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक होने के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और सबसे ज़्यादा मतों से विजयी होने वाले ये पहले राष्ट्रपति भी हैं हमारे भारत के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में इन्हीं के निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट, तो रोहिणी फर्स्ट और रोहिणी प्रथम उपग्रह और अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल परीक्षण इन्हीं के समय में किया गया था। इसके बाद यहाँ तक कि 1974 और 1998 में भारत में जो परमाणु परीक्षण किया गया था तो ये इनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। इसके बाद में इन्हें 1997 में 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इन्हें भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद देखिए फिर अगला राष्ट्रपति आ जाते हैं 12वें नंबर की। तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, आपको ध्यान रखना होगा। इनका टेन्योर कब से कब तक रहा है? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इसके बाद देखिए आगे इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो ये हमारे भारत में जो राजस्थान राज्य है, तो राजस्थान राज्य में पहली महिला थी जो, ठीक है, तो राजस्थान में राज्यपाल रही थी और इसके बाद फिर ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। और 1962 से 85 तक ये 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी, ये ध्यान रखना होगा। और इतना ही नहीं, ये सुखोई विमान, ठीक है, तो जो सुखोई विमान होता है तो सुखोई विमान उड़ाने वाली ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए अगला नंबर आता है 13वें नंबर के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो जो श्री प्रणब मुखर्जी हैं ये कौन सा नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा, ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। जो प्रणब मुखर्जी थे तो ये हमारे भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, ध्यान रखना। केंद्र सरकार में ये वित्त मंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया था और 1997 में 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार इन्हें दिया गया था और 2008 में इन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण इन्हें प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाते हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। पहला, ये वकील भी थे
और राजनेता भी रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये वकील भी थे और पहले राजनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद फिर ये किस पार्टी के सदस्य रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर जब ये राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार राज्य के राज्यपाल थे। इसके बाद फिर एक राज्यपाल के रूप में उनकी बहुत उपलब्धियां रही हैं और विश्वविद्यालयों में इन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में अब इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इनके बाद में हमारी भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 16वें नंबर की राष्ट्रपति हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो 16वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान राष्ट्रपति, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से शुरू हुआ है, जो अब तक है। ठीक है, अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमारे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनका जन्म कब होता है, तो 20 जून 1958, तो 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो ग्राम ऊपरबेड़ा, नाम है गांव का ऊपरबेड़ा, और जिले का नाम है मयूरभंज जिला, और उड़ीसा राज्य में आता है ये। इसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था, तो बिरंची नारायण टुडू। इसके बाद में इनकी शादी होती है और इनके पति की भी डेथ हो जाती है, और इनके जो बच्चे थे ये भी वर्तमान में नहीं है। तो इन्होंने खुद ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं अभी अकेली हूँ, मतलब मेरा परिवार ख़त्म हो चुका है। तो ये उन्होंने कहा था कि इनके जो पति उनकी डेथ हो चुकी है, इनके जो बच्चे तो वर्तमान में नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत ही दुख भरा जीवन इन्होंने बिताया है। किसने, द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हमारे भारत में बनी है। इससे पहले आदिवासी कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में तो ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो ये संथाली जनजाति से है, ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद में ये पहले जो झारखंड है, तो झारखंड की पहले राज्यपाल रह चुकी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में हमारे भारत की जो राष्ट्रपति बनी है श्री द्रौपदी मुर्मू, ये पहले किस पद पर थी। तो आपको याद रखना होगा राज्यपाल के पद पर रही हैं, और कहाँ पर राज्यपाल थी, तो झारखंड में। इसके बाद फिर अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना होगा कि 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आ रहा समझ में। तो पहले ये उड़ीसा में ये विधायक के पद पर भी रह चुकी हैं, और वहाँ पर इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान इन्हें दिया गया था। तो जो भी विधानसभा का अच्छा सदस्य होता है, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ विधायक होता है, वो वहाँ पर उड़ीसा में उसे नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे ही नीलकंठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था द्रौपदी मुर्मू को। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी लिस्ट के बारे में हमने आपको बताया, और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये हमने आपको बताया जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में महाभियोग के बारे में, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब हमने राष्ट्रपति का टॉपिक शुरू किया था तो आपको पहले ही मैंने महाभियोग के बारे में बता दिया था कि महाभियोग कैसे लाया जाता है और इसके बाद में इसके प्रोसीजर क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस। नमस्कार।